जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लेखांकन के सिद्धांत। हम लोग इस पर बात करें इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आसानी से मिल सके। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे साझा भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना ये टॉपिक, लेखांकन सिद्धांत, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवात्मा जैसे शरीर में जीवात्मा होती है, ऐसे ही अकाउंटिंग में उसके प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप इनको समझ रहे हैं तो आप अकाउंटिंग समझ रहे हैं। अगर आप इनको नहीं जानते तो तुम चाहे जितनी एंट्री कर लेते हो, चाहे जितने अकाउंट बना लेते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसकी डेप्थ में कभी नहीं जा पाएंगे, उसको सही से कभी जान नहीं पाएंगे कि आखिर ऐसा कर रहे हैं तो क्यों। और अगर जानते हैं तो मुझे बताइए ना, बैलेंस शीट का टोटल बराबर ही क्यों होता है? ट्रायल बैलेंस का दोनों ही पक्ष बराबर हमेशा क्यों होता है? जो आप एंट्री करते हैं उसके दोनों पक्ष बराबर क्यों होते हैं? आप जब कोई नई मशीन खरीदते हैं तो उसके स्थापना संबंधी जितने भी व्यय हैं वो मशीन के साथ ही क्यों जोड़े जाते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस या इनवॉइस प्राइस दोनों में जो कम हो उसी पर किया जाता है। आखिर क्यों? किसने ये कसम दिलाई थी कि तुम ऐसा ही करोगे हमेशा? और अगर नहीं जानते तो आइए हमारे साथ और हमारे इस सीरीज़ के जितने भी वीडियो हैं उनको देखिए पूरा। मैं यकीन दिलाता हूँ यदि जितने भी वीडियो इससे रिलेटेड मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो आपने देख लिए तो एक भी पॉइंट फिर ऐसा नहीं होगा कि आप ये ना जानें कि आखिर ये एंट्री क्यों की जा रही है, ये अकाउंटिंग ऐसी ही क्यों हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो दोस्तों हम लोग को पढ़ना है आज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लेखांकन सिद्धांत। तो सबसे पहले तो ये जानें कि आखिर ये सिद्धांत क्या होते हैं, ये प्रिंसिपल्स क्या हैं। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सिद्धांत क्या हैं? सिद्धांतों से तात्पर्य उन सामान्य या अडॉप्टेड रूल से होता है जो किसी भी कार्य को करने के लिए पथ प्रदर्शित करते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए पथ प्रदर्शित करते हैं। अब दो चीज़ें मैंने इसमें जोड़ी, या तो ये अडॉप्टेड रूल होता है या तो ये जनरली रूल होता है। ठीक, जनरली रूल जो होता है, जो सामान्य स्वीकृति वाला नियम होता है, वो क्या होता है? जिसे समाज ने स्वीकार किया है और उसको मैं भी वैसे ही स्वीकार कर रहा हूं। और अडॉप्टेड रूल क्या होता है, दत्तक नियम क्या होता है? जब किसी कार्य को करने में आपको असुविधा हुई, प्रॉब्लम हुई, तो उसका एक सल्यूशन निकाल लिया और उस सल्यूशन से हमारा कार्य हो गया। फिर जब किसी और को भी समस्या आई तो उसको भी मैंने वही सल्यूशन बता दिया, उसका भी काम हो गया। तो फिर धीरे धीरे बहुत सारे लोग इसको स्वीकार कर लेंगे और ये क्या हो जाएगा, अडॉप्टेड रूल हो जाएगा किसी भी कार्य को करने के लिए। तो उम्मीद है समझ गए होंगे सिद्धांत क्या है। किसी भी कार्य को करने के लिए पथ प्रदर्शित करने वाले जो नियम हैं उन्हीं को सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे, लेखा शास्त्र में जितने भी नियम हैं उनमें सर्वसहमति नहीं बन पाई है। सब के सब लेखा शास्त्री किसी भी सिद्धांत पर एकमत नहीं हैं कि ये हाँ ये ठीक है, ये सॉलिड है, ये हम लोग सब के सब इस पर एग्री हैं कि हाँ ये ठीक है। ऐसा नहीं है। लेकिन पॉल ग्रेडी कहते हैं कि ये आश्चर्यजनक प्रतीत होता है, लेखा शास्त्र के सिद्धांतों के प्रति सारे के सारे अर्थशास्त्रियों के, लेखा शास्त्रियों के मत अलग अलग हैं, उसके बावजूद भी लेखा शास्त्र अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहा है। ठीक, तो भैया मेरे, अब हम लोग जब सिद्धांत जान लिए कि एक सामान्य सा नियम है जो किसी कार्य को करने के लिए पथ प्रदर्शित करता है, तो ये नियम आखिर बनता कैसे है? तो इसके लिए दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं। कौन कौन सी? एक होती हैं अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं, और एक होती हैं परंपराएं। ठीक है ना, कुछ कन्वेंशन हैं। तो अब हम लोग जाने कि आखिर ये अवधारणाएं क्या हैं। भैया अवधारणा का जन्म कहाँ से हुआ? देखो, लेखांकन शास्त्र का जो जन्म है वो मैंने आपको बताया था 1494 ईस्वी से माना जाता है। तो ये एक मानवीय आविष्कार है, और जो मानवीय आविष्कार है तो इसके जितने भी सिद्धांत हैं ये सब मानवीय सिद्धांत हैं।
बात क्लियर हो रही ना? इसके जितने भी सिद्धांत हैं ये सब के सब मानवीय सिद्धांत हैं। तो हुआ क्या, जब इसका चलन प्रयोग में आने गया, लोग इसको प्रयोग करने लगे, तो शुरुआत से ही कोई चीज़ परफेक्ट नहीं हो जाती, उसमें कमियां रह जाती हैं। तो जब कमियां रहीं, लोगों ने अकाउंटिंग करना शुरू किया, तो उनको अकाउंटिंग करने में प्रॉब्लम आई। जब प्रॉब्लम आई तो उन्होंने उसका एक सोल्यूशन ढूंढ लिया, सोल्यूशन से काम चला और बाकी लोगों को भी वही सोल्यूशन बताया गया कि मेरा काम तो ऐसे चल गया था, आप भी यही कर लो, आपका भी काम हो जाएगा। लोग मास्टर हो जाते हैं ना, किसी जुगाड़ से आपका काम हो गया था तो दूसरे को वो जुगाड़ तुरंत बता देते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ, वो जो अकाउंटेंट थे उन्होंने जिस सोल्यूशन से अपना काम निकाला था वही लोगों को बताने लगे। धीरे धीरे ये समाज में फैल गया और सारे के सारे लोग जब उनको उस संबंध में वैसी ही समस्या आई तो वही नियम उन्होंने लगा लिया, वही सोल्यूशन जो निकल के आया था उसी को उन्होंने लागू किया और उनका काम चल गया। तो जब किसी भी सोल्यूशन को बहुत सारे लोग प्रयोग करने लगते हैं तो वही निराकरण नियम बन जाता है, वही सोल्यूशन रूल बन जाता है, तो रूल बन गया। फिर बाद में क्या हुआ भाई, जब ICAI ने इसको सर्टिफाइड कर दिया कि जब ये प्रॉब्लम आएगी तो यही वाला रूल लगेगा, तो उसको क्या कहा गया, वो कॉन्सेप्ट बन गया, वो अवधारणा बन गई। तो ये सफ़र है अवधारणा का, समस्या से लेकर के उसका एक सटीक निराकरण जब आया तो उसको क्या कहा गया, अवधारणाएं कहा गया, कॉन्सेप्ट कहा गया। आगे चलें, परंपरा क्या है? तो परंपराएं भाई जैसे सामाजिक हमारी परंपराएं होती हैं, ठीक, कि उनको हम तोड़ नहीं सकते। जैसे अभी गरु दोष चल रहे थे, गरुए दिन चल रहे थे, उनमें मान्य लोगों को भोजन कराना, ये हमारी परंपरा है। किसने शुरू करी नहीं पता, लेकिन इसको तोड़ नहीं सकते। क्यों? भय है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है परमात्मा हमसे रूठ जाए, है ना? ये क्या है? परंपरा है। हमारे घर में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको हम, जो हमारा आराध्य होता है, उसके प्रति उसे आस्थावान बनाने की कोशिश करते हैं, उसे संस्कार देने की कोशिश करते हैं, उसे ये बताने की कोशिश करते हैं कि परमात्मा ही सारे कार्य कर रहा है। ये क्या है? ये भी तो एक परंपरा है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है अपने धर्म के प्रति उसकी आस्था बढ़ने लगती है, ये भी एक परंपरा है। और उस धर्म में जैसे जैसे कार्य हो रहे हैं उन सबको स्वीकार कर लेता है और एक को भी अस्वीकार नहीं कर सकता, एक को भी अस्वीकार नहीं कर सकता। जो समाज में होता आया है वो होता रहेगा, उसको वो नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि भय है, अगर मैंने रोका तो कुछ खराब हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, तो उसको मैं नहीं रोक सकता, मुझे करना है। ऐसे ही लेखांकन शास्त्र में कुछ चीजें हैं जिनको करना ही करना है, उनको रोक नहीं सकते, उन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते कि ऐसा क्यों। नहीं भाई, करना है। क्यों करना है? क्योंकि इसके पीछे एक सॉलिड रूल्स हैं, इसके पीछे कुछ बहुत ही सटीक नियम हैं। उनके आधार पर जब आप लेखांकन करेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। जैसे इन परंपराओं को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका नुकसान नहीं होगा, होगा तो फायदा होगा और नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, कुल मिला के नुकसान नहीं होगा। ऐसे ही ये मानवीय लेखांकन शास्त्र में जितनी भी परंपराएं हैं, यदि इनको आप मानेंगे, इनके अकॉर्डिंग लेखांकन करेंगे तो आपका फायदा होगा, और नहीं करें ऐसा हो ही नहीं सकता है। करना तो पड़ेगा, यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। परंपरा तो एक बार फिर हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न हो जाएं और परंपराओं को तोड़ दें, लेकिन इसको नहीं तोड़ पाएंगे, ये आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी क्योंकि ये एक नियम है। ठीक है, तो भाई मेरे जो कुछ भी ये सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत अपने आप नहीं बने, ये सिद्धांत बंधे हुए हैं अवधारणाएं और परंपराओं से। अब वो कौन कौन सी अवधारणाएं हैं जो बिजनेस के लिए अपनी गाइडलाइन इशू करती हैं, वो कौन कौन सी परंपराएं हैं जो व्यवसाय में लेखांकन के लिए अपने नियम देती हैं कि आप इन्हीं के अकॉर्डिंग ही ट्रांजैक्शन लिखेंगे। तो भैया मेरे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 हैं कॉन्सेप्ट और 4 हैं परंपराएं। 1 2 3 और 4, ये 4 हैं परंपराएं। मैं इनसे रिलेटेड आपको हर एक वीडियो में 2 कॉन्सेप्ट ठीक प्रोवाइड कराऊंगा। एक वीडियो में मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, और अगर वीडियो आपने पूरा देख लिया तो मुझे यकीन है कि उसके बाद आप ये कभी नहीं भूलेंगे
कि अकाउंटिंग करी कैसे जाती है और ऐसे ही क्यों करी जाती है, जैसी हम कर रहे हैं ऐसी ही क्यों करें। मोस्टली होता है कि आजकल बच्चे का क्यों बहुत कमज़ोर हो गया है, क्यों, वाई की बात कर रहा हूँ, क्यों, वो ध्यान ही नहीं देता, कहता जो जैसे चल रहा वैसे चलने दो, जैसा हो रहा वैसे होने दो। ऐसा मत करो। ऐसा करके आप इंटरमीडिएट पास कर लेंगे, ग्रेजुएट हो जाएंगे, लेकिन आगे फिर उसी भीड़ की लाइन में खड़े हो जाएंगे, वो भी सबसे पीछे, जिसको लोग कहते हैं कि तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करते करते बहुत लंबा अरसा गुजर जाएगा। ऐसा मत करिए। जो कुछ पढ़िए वो सॉलिड पढ़िए, उसके जानकार बनिए, उसकी पूरी जानकारी अपने पास रखिए। आइए हमारे साथ, हम कोशिश करते हैं कि आपको हर एक चीज़ की सॉलिड जानकारी हो सके, डीप नॉलेज मिले आपको, ये हवाई चीज़ें नहीं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं कैसे आगे चलेंगे हम लोग, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है इसको लेकर के। भैया हम दो कॉन्सेप्ट का एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, मतलब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारे ओवरऑल 4 वीडियो आएंगे। यही चीज़ इधर कन्वेंशन में है। कन्वेंशन हमारे 4 हैं, तो इनको हम लोग 2 वीडियो में अलग अलग तोड़ देंगे। तो कुल मिलाकर के मैं आपको 6 वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन को बताऊंगा। और भैया मेरे इन 6 वीडियो को तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इन्हें जरूर देखना, क्योंकि यदि आपने इनको नहीं देखा और इनके बारे में आपको जानकारी नहीं हो पाई, तो आप भाई मेरे कभी नहीं जानोगे कि बिजनेस में ऐसे जो अकाउंटिंग करी जा रही है वो क्यों करी जा रही है, इसको हम बदल क्यों नहीं सकते, ये आपको कभी जानकारी नहीं हो सकेगी। तो अगर इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे आगे आने वाले जो 6 वीडियो होंगे जो इससे रिलेटेड होंगे उनको ज़रूर देखिए। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है और डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।